हाँ, हेलो गाइज, मेरा नाम सक्षम डोबरियाल है। ये एनआरएक्स नॉलेज चैनल है जहाँ पर मैं हमेशा की तरह बातें करता हूँ ड्रग्स के बारे में। हमेशा आपको ड्रग के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी देता रहता हूँ और हमेशा आपको कुछ ना कुछ नॉलेज से और कोई ना कोई ओपिनियन ड्रग के बारे में हमेशा अपना रखता हूँ। तो आज जो मैं ड्रग के बारे में बात करने जा रहा हूँ उस ड्रग का नाम है नाइट्रोज़ेपाम। नाइट्रोज़ेपाम के बारे में हम बात करेंगे। नाइट्रोज़ेपाम क्या होता है, उसकी क्या हिस्ट्री है, क्या इतिहास है, जैसी बातें रहती हैं। स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री, डोजेज, मैकेनिज्म, यूज, साइड इफेक्ट, केमिकल टेस्ट और शेड्यूल में हम उसे करेंगे। नाइट्रोज़ेपाम क्या होता है तो उसके बारे में हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या होता है नाइट्रोज़ेपाम, ये चलेगी। किसने मुझे रिक्वेस्ट भी करी थी N10 के ऊपर वीडियो बनाना, तो जो N10 ब्रांड नेम है उसके अंदर जो केमिकल है नाइट्रोज़ेपाम, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे नाम याद नहीं है, काफ़ी पहले का था, बट जैसे जैसे मैं बेंजोडाइज़पीन के ऊपर वीडियो बनाते ही जा रहा हूँ तो बेंजोडाइज़पीन क्लास का ही ड्रग है, तो उसी के अंदर मैं इसे कंटिन्यूशन में रख रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों क्या है नाइट्रोज़ेपाम, उसके बारे में बात करते हैं। नाइट्रोज़ेपाम एक ऐसे टाइप का ड्रग है जो कि शॉर्ट टर्म एंजाइटी या फिर हम कह सकते हैं इंसोम्निया या अनिद्रा की जो बीमारी होती है उसमें इस्तेमाल करा जाता है। नाइट्रोज़ेपाम एक बेंजोडाइज़पीन क्लास का ड्रग है जो कि अगर कुल मिला के बात करें तो किस क्लास ऑफ ड्रग में आता है। ठीक है, बेंजोडाइज़पीन तो उसका बिल्कुल न्यूक्लियस है, तो ये हम डिप्रेसेंट की क्लास में रखते हैं, डिप्रेसेंट क्लास में है। बहुत इस्तेमाल भी है इसके, सेडेटिव हिप्नोटिक भी काम करता है। ठीक है, इंसोम्निया की बीमारी में भी काम करता है वगैरह वगैरह, ऐसा भी है। मिर्गी को ठीक करने में भी काफ़ी हद तक काम आ जाता है, लेकिन मैं इसको ये मानूंगा कि काफ़ी जो चीज़ें हैं इसकी, जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो ठीक करने के काम आती हैं अनिद्रा जैसी बीमारी को। ठीक है, जो नींद की बीमारी होती है उसमें काम आता है। ठीक है, ज़्यादातर ये स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट भी है, मसल रिलैक्सेंट भी काम करता है। ठीक है, और इस ड्रग को ज़्यादा थोड़ा कंजप्शन पे लेने की या फिर अगर साइड इफेक्ट की बात करें या फिर कुछ लोगों को ऐसा देखा भी है कि एमनीजियाटिक भी काम करता है। ठीक है, मतलब कि उनको नींद मतलब क्या होता है, जो इस ड्रग को बार बार कंज्यूम करते हैं तो उन्हें फॉरगेटफुलनेस होती है, उन्हें उनकी याददाश्त में कमज़ोरी आ जाती है, वो याद रख नहीं पाते चीज़ें, ऐसा होता है। ठीक है, साइड इफेक्ट में अगर मैं बात करूँ ज़्यादातर ऐसे रहेगा। नाइट्रोज़ेपाम एक ऐसा ड्रग है जो बेंजोडाइज़पीन क्लास का ड्रग है जिसके वेरियस ट्रेड नेम है और बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज इसे बेचती हैं अलग अलग नाम से। एग्जांपल है इंसोमा, नाइट्रोसन, ठीक है, जिसे N10 के नाम से बहुत फेमस है। ठीक है, नाइट्रोसन, ठीक है, सन फार्मास्यूटिकल बनाती है इसे। ठीक है, और इपैम, ठीक है, मोगोडैम, ठीक है, ये अलग अलग नाम है। सोमोनाइट, इन नाम से आपका जो नाइट्रोज़ेपाम है वो बिकता है। बहुत कॉमनली इसको N10 के नाम से अब्यूज़ करा जाता है भारत में। ठीक है, और बहुत कॉमनली उस नाम से बिकता भी है। इसको बहुत ही ज़्यादा अब्यूज़ करने का मतलब है कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन बहुत सारे इसका यूज़र्स इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, N10, और N10 बहुत ज़्यादा फेमस नाम से है। इसके अंदर जो केमिकल है, जैसे मैंने आपको बताया, बार बार बता रहा हूँ, वो बेंजोडाइज़पीन का ड्रग है। ठीक है, न्यूक्लियस है उसके अंदर, वो है नाइट्रोज़ेपाम। ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं, ज़रा इसके इतिहास के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको इतनी बातें समझ आई होगी, मैंने ट्रेड नेम के बारे में बता दिया और इसके बारे में भी बता दिया। देखिए, नाइट्रोज़ेपाम के अगर हम इतिहास के बारे में बात करें तो नाइट्रोज़ेपाम सबसे पहले सिंथेसाइज हुआ है तुम्हारा लेट 1950s के अंदर, जिसके अंदर कुछ टीम ऑफ रिसर्चर्स थे। ये वही सेम रिसर्चर्स हैं। ठीक है, ला रोचे कंपनी के जो रिसर्चर कलीग्स थे उन्होंने ही इसको सिंथेसाइज किया था और उन्होंने इसे मार्केट में लाया था। स्विस कंपनी है। क्लोनाज़ेपाम की वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था उसी फैमिली का ड्रग है। ठीक है, बेंजोडाइज़पीन का, और उसी की जो कंपनी ने जिसको बनाया था वही कंपनी ने इसको बनाया था। ठीक है, क्लोनाज़ेपाम के बाद ये क्लोनाज़ेपाम से काफ़ी अच्छा ड्रग भी है, मैं ये भी बोल सकता हूँ। ठीक है, काफ़ी अच्छा इसका सेफ्टी मार्जिन भी है। थोड़ा फ़र्क है, वो हम आखिरी में वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लोनाज़ेपाम और नाइट्रोज़ेपाम के थोड़े से डिफरेंस के बारे में। ठीक है, 1961 में इसको पेटेंट मिला था और इसका जो मेडिकल यूज़ है, मतलब कि जो इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया गया था लोगों पे, जो पेशेंट्स थे, जो कि विक्टिम्स थे। ठीक है, ऐसे जो विक्टिम्स हो रखे हैं परेशानी मेंटल डिसऑर्डर्स के, तो उन पे इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था। कब? 1965 के अंदर। मोस्ट फ्रिक्वेंटली सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ जो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर यूज़ होने लगा, वो एडिनबर्ग में हुआ। एडिनबर्ग जो है वो स्कॉटलैंड का मेरे ख्याल से राजधानी है, स्कॉटलैंड में है। ठीक है, तो उधर की साइड पे जो लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत थी तो उधर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है ड्रग। ठीक है, इस्तेमाल करने के लिए, और बहुत ज़्यादा इसके इस्तेमाल ऐसे देखे गए थे कि इसके इस्तेमाल काफ़ी अच्छे करे जा रहे हैं। हालांकि इतनी रिसर्च नहीं हुई थी, आपको पता ही है। फिर ऐसे जो ड्रग्स रहते हैं जो कि आपके दिमागी उस पर काम करे, उसका रिक्रिएशनल पर्पसेस पे इस्तेमाल होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि उनके ट्रीटमेंट की जगह ऐसे इस्तेमाल करने स्टार्ट कर देते हैं, एक नशे के तौर पे इस्तेमाल करने लग जाते हैं, एक अपने आप को अच्छा वेलबींग करने के लिए, कि आपको अच्छा लगे तो उसके लिए करा जाता है। तो ड्रग्स के पीछे फिर लॉस बनानी पड़ती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि नाइट्रोज़ेपाम जो रहता है 1993 में इसका पूरा मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा बिकने लग गया। ये टेमेज़ेपाम और ऑक्सीज़ेपाम के बाद से उसके बाद काफ़ी अच्छा बिकने वाला ड्रग था। ठीक है, जितने भी पाम नाम ये सब लग रहे हैं बार बार, डाइज़ेपाम, ये सब बेंजोडाइज़पीन क्लास के अंदर ड्रग के अंदर आते हैं। ठीक है, बेंजोडाइज़पीन ड्रग के अंदर ही मैं आपको एडिशनली बता रहा हूँ हिस्ट्री के अंदर भी कि बहुत फेमस है डाइज़ेपाम, जिसको वेलियम कहते हैं। एल्प्रेक्स बहुत फेमस है, एल्प्रोजोलम, ये सुने भी होंगे आपने नाम, ये इनके जो मार्केटेड नाम है वो मैंने आपको बता दी।
अब बात करते हैं, बहुत छोटी सी हिस्ट्री थी, अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर और केमिस्ट्री के बारे में कि नाइट्रोजोपाम क्या है। देखिए नाइट्रोजोपाम वो अगर मैं बोलूँ एक बेंजोडाइज़पीन क्लास का न्यूक्लियस है और 7 नाइट्रो 5 फिनाइल 13 डाईहाइड्रो 214 बेंजोडाइजेपिन 2 ऑन इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये जो ड्रग है इसमें नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे इसका नाम है नाइट्रोजोपाम, जो इसको काफ़ी अच्छा है, एक विशेषता या फिर अच्छी इसको कैरेक्टराइज कर रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसके बारे में तो ये टैबलेट फॉर्म्स में अवेलेबल होता है मोस्टली, जैसे अलग अलग टैबलेट्स तो आती हैं। अगर मैं नाइट्रोसन टैबलेट की बात करूँ या N10 क्यूली की बात कर रहा हूँ तो आपको टैबलेट सफ़ेद रंग में दिख जाएगी, उस पर 10 का मतलब जो होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि नाइट्रोजोपाम जो है वो 2.5 mg से स्टार्ट होती है, ठीक है। वैसे जो बूढ़े लोग होते हैं उनको दी जाती है, ठीक है, बहुत कम डोज में, लेकिन मीडियम अगर मैं डोज की बात करूँ तो 2.5 to 5 इट्स अ लाइट मीडियम डोज एंड 10 mg से ऊपर है, 10 mg तक तो ऐसे ऊपर आती नहीं है, 10 mg तक ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डोज है। तो 10 and 10 में जो मतलब है उसका मतलब होता है कि 10 mg, इसके अंदर 10 mg ड्रग प्रेजेंट है, ठीक है। और नाइट्रोजोपाम का जो N10 मतलब है उसका मतलब है कि नाइट्रोजोपाम पूरी तरीके से 10 mg है, और इसे बहुत ज़्यादा फेमसली कौन बना रहा है, ठीक है, N10 जो आपका नाइट्रोसन सन फार्मास्यूटिकल है उसने बना रखा है। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, और भी ब्रांड के नाम आते हैं और भी इसके अलग अलग नाम है और भी डोजेज फॉर्म में आते हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ें हैं। ये इसकी कुछ बातें थी। 10 mg से ऊपर जाएगा तो दिक्कत होना स्टार्ट हो सकती है। आगे बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि बेंजोडाइजेपिन जो रहते हैं, बेंजोडाइजेपिन जो रहता है वो आपका बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर पे जाके नॉन स्पेसिफिकली बाइंड करता है ये ड्रग, ठीक है। ये मतलब बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर कुछ अलग से आ गया है, अब वो ऐसा नहीं हो, गाबा रिसेप्टर पे जाके काम कर रहा है, गाबा रिसेप्टर पे जाके काम करता है और वहाँ पर जाके गाबा की एफिनिटी बढ़ा देता है रिसेप्टर पे, और इससे क्या होता है बॉडी के अंदर रिलैक्सेशन फीलिंग आना स्टार्ट होती है। जो भी आपके नर्व सिग्नल्स में न्यूरॉन्स जो फायर हो रहे थे वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाते हैं और इंसान जो है बहुत काम फीलिंग के अंदर आ जाता है और काफ़ी रिलैक्सेशन उसको फील होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि बहुत ही ज़्यादा उसकी खपत को ऐसे बढ़ा दो जिससे कि क्या होगा कि एकदम से जो इनर में जो रहेगा गाबा वो ट्रांसमिशन बढ़ जाए, ठीक है, और क्लोराइड चैनल इफ्लक्स से निकल जाए, ऐसा इसका रहता है। हाइपरपोलराइजेशन मैकेनिज्म भी हम कह सकते हैं। इफेक्ट क्या है बॉडी के अंदर, जैसी जाएगा मैंने आपको बताया कि काम फीलिंग कर देगा, रिलैक्स फीलिंग हो जाएगी, आपको हर चीज़ स्लो डाउन लगने लग जाएगी, ठीक है, ऐसी फीलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, ऐसी चीज़ें रहेंगी। सेडेटिव हिप्नोटिक इफेक्ट भी आपको शो होना शुरू हो जाएगा। साइड इफेक्ट इसके क्या रहेंगे, अगर मैं बोलूँ कि अगर ये बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर कोई इंसान कंजप्शन कर रहा है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन तो क्या होगा, ये जानना थोड़ा सा ज़रूरी है कि क्या है। असलियत में जब ये बॉडी के अंदर कोई इंसान बहुत ज़्यादा ले लेगा, ठीक है, तो उससे डिजीनेस होना स्टार्ट होगी, चक्कर आना स्टार्ट होंगे, मेमोरी लॉस होगी, हेल्यूसिनेशन होना शुरू हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा, मूड में चेंज आ सकता है, एंजाइटी इशूज़ हो सकते हैं, ठीक है, एग्रेसिव बिहेवियर भी हो सकता है, ठीक है, और लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, मसल कोऑर्डिनेशन भी ऊपर नीचे ऐसी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। 30 से 60 मिनट तक ये बॉडी के अंदर अपना एक्शन शुरू कर देता है, 6 से 8 घंटे तक पीक पे रहता है, 18 से 36 घंटे तक बॉडी के अंदर ये ड्रग रह भी सकता है। और ये जो बॉडी के अंदर ये ड्रग रह रहा है, ये ड्रग डिपेंड भी करता है आपके डोजेज पे, ठीक है। बॉडी के अंदर ये लिवर में मेटाबोलाइज होता है, इसके कुछ 2 इनएक्टिव मेटाबोलाइट है, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। 7 अमीनोफ्लूनिट्रिज़ेपैम होता है एक इसका इनएक्टिव मेटाबोलाइट जो एक्टिव नहीं होता है, ठीक है। दूसरा है 7 एसिटामाइडो, क्या बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं, नाइट्रोजोपाम। ये 2 इसके इनएक्टिव मेटाबोलाइट है, लिवर में मेटाबोलाइज होते हैं एंड यूरिन से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। आगे बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा, वो ये है कि अगर कोई इसका एडिक्ट होता है तो उसका अगर ये या फिर कोई इंसान इसका डोज का इस्तेमाल कर रहा है फिर इसको छोड़ देता है तो उसको फिजिकल डिपेंडेंस तो हो गई होगी, साथ ही साथ उसको क्या बोलते हैं साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस भी हो गई है। फिजिकल डिपेंडेंस होने के साथ क्या, अगर उसने ड्रग ऐसी ले रहा फिर उसने एकदम से छोड़ दिया बिना डिसकंटिन्यूशन, बिना डॉक्टर की देख रेख के अंदर, डॉक्टर ने नहीं देख पा रहे उसके डोजेस पे, तो उसे डायरिया होने के चांसेस हैं, पेट खराब होगा, वॉमिटिंग होगी, हाथ पैर कांपेंगे, हेल्यूसिनेशन होगी, कन्फ्यूजन रहेगी, ऐसी कुछ स्थिति उसमें होगी, ठीक है। तो बिना डॉक्टर की देख रेख में इस ड्रग का अब्यूज़ करना बहुत ही जानलेवा हो सकता है, इंसान को बहुत ही खतरनाक विड्रॉल आ सकते हैं। फिजिकल मेंटल डिपेंडेंस बहुत ही इसकी दोनों की स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और मैं इसे स्ट्रॉन्ग एडिक्टिवनेस या अब्यूज़ पोटेंशियल इसका ज़्यादा बताऊंगा क्योंकि इसके नशे का इंसान आदि बहुत जल्दी हो सकता है। ये कुछ बातें थी। ज़रा बात करेंगे ओवरडोज में। ओवरडोज में क्या होगा, कोई इंसान ने इसको बहुत ज़्यादा ओवरडोज टॉक्सिसिटी में ले लिया है, ठीक है। ये तो यहाँ पर बात हुई थी नशा छोड़ने की, या नशा कर रहा है बहुत ज़्यादा इसका और एकदम से छोड़ दिया बीच में। नशा अगर इसने बहुत ज़्यादा इसका कर लिया या फिर इन द सेंस मैं कह सकता हूँ ओवरडोज में ड्रग कर लिया तो क्या होगा, सबसे पहली बात तो मसल कोऑर्डिनेशन ऊपर नीचे होगा, बीपी एकदम से फॉल हो जाएगा। उसके बाद क्या, उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी होना स्टार्ट हो जाएगी, वो फेंट हो जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है, और वो कोमा की स्थिति में भी जा सकता है। तो ऐसे में फ्लूनिट्रिज़ेपैम नाम का इसका एक एंटागोनिस्ट आता है जो बेंजोडाइज़ेपिन पे सब यूनिवर्सली एक्ट करता है।
है उसे आईवी रूट से दे दे, काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा, डॉक्टर के पास ले जाए। बाकी वो उनका देखेंगे कि इसकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस क्या, हार्ट बीट को चेक करेंगे, अलग अलग चीज़ें। बट फ्लूनिट्रिज़ेपैम एक यूनिवर्सल एंटीडोट है बेंजोडाइज़ेपिन पॉइजनिंग का, ठीक है। अब ये कौन सी के केमिकल टेस्ट क्या है, देखिए इसके केमिकल टेस्ट मैंने आपको बताया था। बेंजोडाइज़ेपिन जो होता है वो सलाइवा, आपके जो हेयर रहता है उसके अंदर भी काफ़ी 5-6 दिन बाद भी डिटेक्ट हो जाता है, जैसे कि मैंने क्लोनाज़ेपाम में बताया था। ज़िमरमैन टेस्ट होता है या बेंजोडाइज़ेपिन का किट टेस्ट होता है, दोनों के अंदर ये जो टेस्ट होता है, मैंने ज़िमरमैन टेस्ट क्लोनाज़ेपाम में बता ही रखा था। तो उसके अंदर मैं आपको रिएजेंट तो बताऊंगा नहीं, वीडियो लंबी भी हो जाएगी, ठीक है, मतलब कि कुछ और फैक्चुअल बातें भी करनी है मेरे को, ठीक है। मैंने पहले ही बता रखा है, क्लोनाज़ेपाम की वीडियो में भी देख सकते हैं क्या होता है। तो जैसे ही हम बोल लेंगे तो उसके अंदर दोनों में येलो कलर आएगा, बेंजोडाइज़ेपिन किट टेस्ट के अंदर भी एज वेल एज ज़िमरमैन टेस्ट के अंदर भी। और बेंजोडाइज़ेपिन मोस्टली पर्पल कलर शो करती है, बट ज़िमरमैन टेस्ट में भी हो जाता है, ठीक है। ज़िमरमैन टेस्ट इसमें के अंदर क्या करता है, ये इसके अंदर येलो कलर देता है जो और बेंजोडाइज़ेपिन नहीं देती, और इसमें क्लोनाज़ेपाम और क्या बोलते हैं ये आपका नाइट्रोज़ेपाम आता है, ठीक है। ये कुछ टेस्ट है, यूरिन टेस्ट के अंदर भी डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है, सलाइवा टेस्ट के अंदर भी डिटेक्ट हो जाता है, हेयर टेस्ट के अंदर भी डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके कौन से शेड्यूल में है, तो शेड्यूल 4 के अंदर है, मतलब कंट्रोल सब्सटेंस है, डॉक्टर की देखरेख में एनआरएक्स पे पट्टी होगी, ऐसे बिका या बेचा नहीं जाएगा कोई भी मैन्युफैक्चर ड्रग डीलर बोल रहा हूँ, एक केमिस्ट के पास जो भी रहते हैं, होलसेलर रहते हैं। साथ ही साथ जो इसको खरीदेगा उसको प्रिस्क्रिप्शन दिखाना अनिवार्य है, नहीं दिखाएगा तो उस पर भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ये उसके लिए एक इलीगल है, इसको बेचना, इसको लेना, कंजप्शन करना, आप पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कुछ बातें कर लेते हैं नाइट्रोज़ेपाम और क्लोनाज़ेपाम में डिफरेंस के बारे में, जो मैं आपको बताना चाहूँगा। क्लोनाज़ेपाम एक ऐसा ड्रग है, जैसे मैंने आपको बताया, जो कि मिर्गी में इस्तेमाल होता है, मिर्गी से प्रिवेंशन बचाता भी है, ठीक है। मिर्गी से एक तरह से प्रिवेंट की, मिर्गी बाई चांस को अगर पेशेंट को आगे देखी जा सकती है तो उससे बचाता भी है, ठीक है। बाकी उसके सारे इफेक्ट नाइट्रोज़ेपाम की तरह ही सेम है। नाइट्रोज़ेपाम भी एक काम करता है, बट नाइट्रोज़ेपाम का जो रहता है वो शॉर्ट टर्म इफेक्ट देने के लिए बनाया गया है, जिन लोगों को अनिद्रा की प्रॉब्लम होती है, एनजाइटी प्रॉब्लम होती है, बस मेजरली यूज़ इसका यहाँ पर है, ठीक है। ऐसी कुछ चीज़ें। क्लोनाज़ेपाम से ज़्यादा बेहतरीन और सेफ्टी मार्जिन पर नाइट्रोज़ेपाम आता है। क्लोनाज़ेपाम उतना बेहतरीन नहीं है जितना नाइट्रोज़ेपाम के मामले में, ठीक है। क्लोनाज़ेपाम की थेरेपी काफ़ी टाइम तक चलती है, नाइट्रोज़ेपाम एक शॉर्ट टर्म टाइम तक थेरेपी चलती है, ठीक है। ये कुछ डिफरेंसेस थे। लोग इसके नशे के आदी भी मेरे को लगता है इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो इस ड्रग का सिर्फ नींद आने के चक्कर में इसको ड्रग को ले लेते हैं, फिर बहुत ज़्यादा बॉडी में इनकी टॉलरेंस बढ़ जाती है, फिर धीरे धीरे जो 5 mg होता है वो 10 mg पे आना शुरू हो जाता है कुछ ही महीनों या हफ्तों के बाद। और उसके बाद जब इनको ये ड्रग नहीं मिलता, छूट जाता है, तो वो इसको ओवरडोज कर लेते हैं, उससे ज़्यादा कर लेते हैं, या फिर उसके ना चक्कर में उनको विड्रॉल होने लग जाता है, तो इस ड्रग में बहुत ज़्यादा उनको हैबिट फॉर्मिंग बनी जाता है और इस ड्रग का वो इस्तेमाल कर ही लेते हैं। और ये ड्रग बहुत ज़्यादा लोग ना इलीगली बिना प्रिस्क्रिप्शन दिखाए भी ले लेते थे, ठीक है। अब तो बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉज आ चुकी हैं, तो इस कारण थोड़ी है, बट तब भी लोग कहीं ना कहीं से ऐसे जुगाड़ करके ऐसी चीज़ें ले लेते हैं। तो सिर्फ आपको एंजाइटी या इंसोम्निया के चक्कर में एकदम से ड्रग हवा में ना लें, आपको बहुत दिक्कत भी हो सकती है, फिजिकल और मेंटल डिपेंडेंस भी। डॉक्टर की देखरेख में इसको लेना ज़रूरी है, एज अ साइकेट्रिस्ट जो भी लोग रहते हैं, ठीक है, ऐसे इसको ना लें, ओके। और बाकी जो मैं अब वीडियो बनाऊंगा वो ड्रग के ऊपर आपकी सबकी मैंने लगभग बना दिया चीज़ों के ऊपर। अब कैफ़ीन के ऊपर वीडियो आएगी, उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। और हम हो सकता है मैं एम्बियन के ऊपर भी बना दूँ, ज़ोलपिडेम के ऊपर भी, ऐसी चलिए रहेगा। मेरे दिमाग में भी चेन ऑफ थॉट्स में नार्कोटिक ड्रग की वीडियोज़ रहती हैं, वो भी मैं डालूंगा, और आप देखते रहिए चैनल्स के बारे में, आपको पता चलेगा। बट जितने लोगों की रिक्वेस्ट आई थी उतने लगभग मैंने वीडियोस बना दी है, फिर मैं अपनी कुछ वीडियोस भी डालूंगा जो आपको अच्छा लगे, कुछ नए नए ड्रग के बारे में, ठीक है। तब तक मेरा नाम सक्षम डोबरियल है, ये NRX नॉलेज चैनल है। थैंक यू।